फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यूज होता है। तो जो ड्रग का नाम है वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिसीज होती है उसके अंदर यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देन हम कंपोजिशंस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बॉडी के अंदर ये कैसे काम करती है ड्रग्स, रूट एंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशंस मतलब कब कब हमें ये दवाई यूज़ करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब कब ये दवाई यूज़ नहीं करनी है, साइड इफेक्ट्स एंड लास्ट में हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ऑफ नर्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन कोज्ड बाय डिक्रीज ब्लड सप्लाई इस्चेमिया टू द हार्ट मसल ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस जो हम अभी एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसी में एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिसीज होती है, उसी के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज करते हैं। तो अब पढ़ते हैं पहले एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन, एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है उसमें ब्लड का सप्लाई जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है प्लग जमा हो गया है। अब ये प्लग क्या है? फेट जमा है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल या एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है, साथ ही साथ हार्ट में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो उसी कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। इट लीड्स टू चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट यूजुअली आफ्टर एक्सर्शन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जिसके कारण से हमें चेस्ट पेन होता है, साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट लगता है और स्ट्रेस की वजह से ये होने के चांसेस होते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन सप्लाई और रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी होती है थ्री लेयर। सबसे पहली लेयर होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, लास्ट में होती है एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है मिडल लेयर, उसमें ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की, अब देखो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन भी अच्छे से नहीं पहुंच पाता हार्ट तक, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है हार्ट में। तो हमारी जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है वो जो मेडिसिन है वो क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है, साथ ही साथ जो डिमांड है ऑक्सीजन की हार्ट के अंदर वो उसको पूरा करती है। और साथ ही साथ जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम जो लेयर है सेकेंड सेकेंड लेयर हार्ट की, उसमें भी ऑक्सीजन की जो डिमांड रहती है जितनी, उसको पूरा करती है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। द एम is to relieve pain, prevent attack and improve एक्सर्शन टॉलरेंस। ठीक है, जो एक्सर्शन होने वाला है, एक्सरसाइज टॉलरेंस होने वाला है, उसको इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ क्या करती है, इसका मेन उद्देश्य होता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स का कि जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको रिलीफ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो उसको भी प्रिवेंट कराएगी। क्यों हार्ट अटैक कब आता है? हार्ट अटैक तभी आता है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारी जितनी भी आर्टरी होती है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, या फिर वहाँ पे प्लग जमा हो जाता है किसी भी चीज का। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि जो प्लग है वो कोलेस्ट्रॉल ही, मतलब देखो प्लग को कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, प्लग भी बोल सकते हैं, तो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल ही जमता है आर्टरीज और वेन में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है स्टेबल एंजाइना, जिसको एफोर्ट एंजाइना भी बोलते हैं। ये होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन में फिक्स, मतलब कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो फिक्स कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। मतलब जो ये ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है फिक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है हमारी आर्टरी, तो जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। टाइप्स फीचर, टिपिकल फीचर्स देखने को मिलता है सब स्टेबल एंजाइना में। पेन आफ्टर एक्सर्शन, रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अनस्टेबल एंजाइना जो होती है वो रप्चर और प्लग, मतलब रप्चर हो जाता है प्लग प्लेटलेट एग्रेशन के कारण। ठीक है, एंजाइना मतलब अनस्टेबल एंजाइना मतलब ये होता है कि जो हमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिस आर्टरी में, तो वो प्लेटलेट एग्रेशन से
प्लग हट जाता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है प्लेटलेट्स के कारण। हमारे खून में प्लेटलेट्स भी होते हैं, ब्लड्स के अंदर बहुत सारे मतलब वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक प्लेटलेट भी होता है। प्लेटलेट क्या करता है, खून के थक्के को जमाता है हमारा, जैसे कोई कट हो जाता है उसको भी जमाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उसके अंदर कोई प्लग जमा हो जाता है तो उसको भी रप्चर करता है, उसको भी तोड़ने का काम करता है प्लेटलेट। तो अनस्टेबल एंजाइना में यही होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है उसमें जो प्लग जमा हुआ है वो रप्चर हो जाएगा। पेन एट रेस्ट, प्रोसेसर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या रेस्ट, पेन रेस्ट हो जाता है। फिर आता है थर्ड, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट को पेरिंजेमेंटल एंजाइना भी बोलते हैं, जो होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म से ये कॉज हो सकता है। अगर इवन एट रेस्ट साइक्लिक पैटर्न। ठीक है, तो तीन टाइप्स के आप मेनली समझ लो कि तीन टाइप्स के जो एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्टेबल एंजाइना, जिसके अंदर क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो फुल्ली ब्लॉक हो जाएगी। और अनस्टेबल एंजाइना में एंजाइना पेक्टोरिस होता है लेकिन जो प्लेटलेट एग्रेशन होते हैं उनके कारण वो टूट जाता है। लास्ट में आता है वेरिएंट एंजाइना, जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म से कॉज होती है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है एंटी एंजाइनल ड्रग्स के, मतलब कौन कौन से एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लास है वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट में एग्जांपल्स हम देखते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड, डिनिट्रेट, आइसोसोर्बाइड, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये जो ड्रग होते हैं वो नाइट्रेट्स के अंदर आते हैं। इसका मैकेनिज्म होता है, ये वैसोडाइलेशन में काम करती है। जो वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उसको डायलेट कर देती है, जिसके कारण डिक्रीज प्रोलोड एंड आफ्टर लोड। जो प्रोलोड और आफ्टर लोड जो होने वाला है आर्टरीज के ऊपर, प्रोलोड मतलब ये होता है कि देखो, जो हमारी आर्टरी होती है, जैसे मैं आपको वो बता देता हूँ, ये हमारी एक आर्टरी जा रही है। ठीक है, तो ये आर्टरी जा रही है, इसमें क्या, यहाँ पे प्लग जम गया है, यहाँ पे प्लग जम गया। तो प्लग जम गया है तो उसमें क्या होगा, जो भी लोड आ रहा है, देखो जो हार्ट का काम होता है वो तो पंप करना होता है। तो हार्ट में से जो ब्लड आ रहा है, तो जो लोड हो जाता है, मतलब जो आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्योंकि ब्लड तो आएगा हमारे, अगर ब्लड नहीं आएगा तो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो जाएगी, हमारी जो हार्ट है वो काम करना ही बंद हो जाएगा। तो जो लोड आ रहा है उस लोड को डिक्रीज करेगा। प्री लोड को भी, जो पहले से लोड है उसको भी डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ आफ्टर लोड जो हो रहा है उसको भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो वेसल्स है, जो यहाँ पे प्लग जमा हुआ है वो हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, ये यहाँ से क्लीन हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, ये तो पूरा ही हट जाएगा इससे। छोड़ो। तो यहाँ पे जो आर्टरी है हमारी वो पूरी ओपन हो जाती है, जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिसके कारण, और साथ ही साथ क्या, ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई थी। तो जो नाइट्रेट जो ड्रग्स है उसमें ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाती है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपोनॉल, एट्रोनॉल और मेट्रोप्रोलोल जो ड्रग्स आते हैं वो यूज होते हैं। एग्जाम्पल, जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन डिमांड जो नीड है हार्ट के अंदर, और जो सेकेंड लेयर पढ़ी थी हमने, उसके अंदर जो नीड है ऑक्सीजन की वो भी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड आता है कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स, जो आता है वेसोप्रेमिल, डाइल ट्रियाजेम, एम्लोडिपिन और निफेडिपिन। जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, कोरोनरी एंड पेरिफेरल वेसोडाइलेशन करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन का सप्लाई है उनको इसकी इंक्रीज करते हैं, और वर्कलोड जो होता है हार्ट के ऊपर वो डिक्रीज हो जाता है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं अदर ड्रग्स, जो होता है नाइको, रेंडिल और ट्रीमेटा जीडीन, रोनालो रोनालजीन। तो ये जो ड्रग्स हैं वो अदर ड्रग्स के अंदर आते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर। ये क्या करता है, इंप्रूव करते हैं मायोकार्डियल इफिशियंसी और डायलेट कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी को डायलेट करते हैं, साथ ही साथ मायोकार्डियल इफिशियंसी जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो यही कुछ ड्रग्स हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है।
मैकेनिज्म क्या-क्या है, लेकिन थोड़ा-सा और देख लेते हैं हम। जो नाइट्रेट ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है NO उसको रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण होता है वेनो डायलेशन, जो वेन होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसमें प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज हो जाता है। तो नाइट्रेट ऐसे काम करता है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बीटा रिसेप्टर्स को, जिसके कारण हार्ट रेट और कॉन्टैक्टिलिटी जो होने की है वो भी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हार्ट के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाती है बीटा ब्लॉकर से। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं कैल्शियम एंट्री को, जिसके कारण कोरोनरी एंड पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। नाइट्रेट जो ड्रग होते हैं वो नाइट्रेट ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो स्मूथ मसल्स होती है हमारे हार्ट की वो रिलैक्स हो जाती है। साथ ही साथ जिसके कारण क्या होता है, वेनोडाइलेशन हो जाता है, जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, प्रीलोड कम हो जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स में क्या आएगा, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगी, जो बीटा रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देगी, जिसके कारण हार्ट रेट और कॉन्टैक्टिलिटी जो हार्ट की है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो बॉडी को है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हार्ट रेट और जो बीटा रिसेप्टर्स है वो जो ब्लॉक हो जाता है, मतलब हार्ट रेट कम हो जाती है, जिसके कारण अच्छे से हार्ट के अंदर ऑक्सीजन जा पाती है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉक्स, उसके कारण क्या होगा, जो कैल्शियम जो एंट्री हो रही है हार्ट के अंदर वो इनहिबिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे कोरोनरी और पेरिफेरल जो वेसोडाइलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वेसोडाइलेशन हो जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई बढ़ जाता है। तो ऐसे काम करती है हमारी ये तीनों ड्रग्स। डोसेज एंड रूट के बारे में बात करेंगे अब। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो 0.3 टू 0.6 mg पर एज नीडेड दी जाती है पेशेंट को। सबल्यूंगली या टैबलेट और स्प्रे दोनों फॉर्म में दी जा सकती है। सबल्यूंगल जो रूट होता है वो हमारा होता है जीप, जो होता है टंग जो होता है उसके जो नीचे वाला रूट होता है वो सबल्यूंगल रूट होता है। आइसोसोरबाइट डाइनिट्रेट जो ड्रग होता है वो 5 to 10 mg 3 into डे, मतलब दिन में 3 बार दी जाती है, 5 to 10 mg ओरल और सबल्यूंगल से। एटेनोलोल जो ड्रग होता है 25 to 100 mg पर डे ओरल दिया जाता है। मेटोप्रोलोल जो ड्रग है वो 25 to 50 mg ट्वाइस ट्वाइस डे, मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है ओरली। वेरापेमिल जो ड्रग है वो 80 to 120 mg दिन में 3 बार दिया जाता है ओरल। एम्लोडिपिन जो ड्रग है वो 5 to 10 mg पर डे ओरल दिया जाता है। और नाइको रेंडली डील जो ड्रग है 5 to 10 mg ट्वाइस डेली ओरली दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेशन, ये कब कब हम दे सकते हैं। देखो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है वो क्या होता है, कौन कितने टाइप्स का होता है और कब कब हम यूज़ करते हैं। तो इंडिकेशन का मतलब भी यही है कि हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स को। तो सबसे पहला जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस जो कंडीशन है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन है अगर किसी पेशेंट को, तो उसमें भी अगर हम कोई कोई सी ड्रग है वो जो यूज़ कर सकते हैं। हार्ट फेलियर अगर हो रहा है तो हम एंटी एंजाइनल ड्रग यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना अटैक बिफोर एक्सर्शन, ठीक है, एंजाइनल अटैक अगर आने वाला है तो उससे प्रिवेंट कराने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं जो ड्रग्स होते हैं उसको, साथ ही साथ जो फिजिशियंस होते हैं वही प्रिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होता है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब हम ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हाइपोटेंशन अगर है, हमारी जो हार्ट रेट है वो अगर लो है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सीवियर एनीमिया है तो भी यूज़ नहीं कर सकते। इंट्रा क्रेनियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस टेम्पोनेट अगर है तो नहीं यूज़ कर सकते। फोर नाइट्रेट, नाइट्रेट यूज़ नहीं कर सकते। ब्रोंकियल अस्थमा है तो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं कर सकते। और हार्ट ब्लॉक सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया है तो सीसीबी जो है उसमें भी हम यूज़ नहीं कर सकते ये। फिर आता है हमारा साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो नाइट्रेट जो ड्रग है वो हार्ट कॉज कर सकती है। फ्लशिंग या डिजीनेस हो सकता है, थकावट लग सकती है पेशेंट को, हाइपोटेंशन हो सकता है और रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। टॉलरेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
बीटा ब्लॉकर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया और फटीग पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ब्रोंकियोस्पाज्म अस्थमैटिक पेशेंट है तो ब्रोंकियोस्पाज्म देखने को मिल जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन देखने को मिल सकता है बीटा ब्लॉकर यूज़ करने से। कैल्शियम चैनल अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल सकता है, हेडेक भी देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। अगर वेरा पेमील जो ड्रग हो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले नर्स असिस्मेंट करती है, बीपी, हार्ट रेट और जो भी ड्रग्स दे रही है उससे पहले और आप बाद में पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, असिस्मेंट किया जाता है। पेशेंट को चेस्ट पेन कहाँ हो रहा है उसको असिस्मेंट किया जाएगा, लोकेशन, ड्यूरेशन, कैरेक्टर एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या क्या है पेशेंट को वो चेक करते हैं। ईसीजी चेक किया जाता है, एरिथमियासिस और इस्चेमिया के चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहा है बॉडी के अंदर या ईसीजी के अंदर, वो असिस्मेंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम नर्स क्या करती है, फॉर सबल्यूंगल नाइट्रेट इंस्ट्रक्ट सिट और लाई डाउन बिफोर टेकिंग। ठीक है, जो ड्रग है वो अगर हम नाइट्रेट दे रहे हैं सबलिंगुअल तो हम पहले पेशेंट को सीधा बिठाएंगे, लाइन डाउन कराएंगे पेशेंट को, उसके बाद हम ड्रग देंगे। कीप टैबलेट अंडर द टंग एंड डू नॉट स्वेलो। हमें जो पेशेंट को जो दवा दे रहे हैं हम उसको गीलना नहीं है, पेशेंट से बोलना है और उसको टंग के नीचे ही रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो सबलिंगुअल रूट होता है वो टंग के नीचे होता है। If pain not relief in 5 minutes, repeat every 5 minutes, maximum 3 dose। अगर पेन रिलीफ नहीं होता है हार्ट का, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ सबलिंगल रूट क्यों यूज करते हैं। सबलिंगल रूट एक ऐसा रूट है, एक मात्र ऐसा रूट है जो हमारे डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होता है, क्योंकि सबलिंगल रूट ही सबलिंगल मतलब सबलिंगल जो रूट होता है ना वो एक सबलिंगल वेन होती है जो हमारे डायरेक्ट हार्ट से अटैच होती है, जो जीभ के नीचे होती है। ये क्या करती है, जब हम ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं ना तो जो सबल्यूंगल वेन है वो हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्ट वो जैसे हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट उसमें चला जाता है, किसमें, हार्ट में, क्योंकि हम वेन के अंदर लगा रहे हैं। ऐसे ही सबल्यूंगल का काम होता है, तो वो डायरेक्ट हार्ट तक रिलीफ पहुंचा देता है, हार्ट तक दवाई पहुंचा देता है। तो अगर हमें 5 मिनट में आराम नहीं लगता है, उस ड्रग से पेशेंट को आराम नहीं लगता है, तो वापिस से 5 मिनट बाद मैक्सिमम डोज देना है। ठीक है, अगर अनरिलीव पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को मेडिकल हेल्प इमीडिएटली प्रोवाइड करना है। अवॉइड एक्सपोजर टू टैबलेट और टू हीट, मॉइस्चर और लाइट्स। जो टैबलेट है उसको हीट, मॉइस्चर और लाइट से अवॉइड करना है। मॉनिटर फॉर टॉलरेंस, ड्रग फ्री पीरियड्स 10 to 12 आवर्स, अवॉइड एडवाइस डेली। ठीक है, देन हम देखते हैं थर्ड क्या है, वो है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेशन करना, पेशेंट को एजुकेट करती है नर्स। टेक मेडिकेशन बिफोर फिजिकल एक्सरशन टू प्रिवेंट एंजाइना। मेडिसिन देने से पहले फिजिकल एक्सरशन चेक करना है और एंजाइना प्रिवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, या एंजाइना को प्रिवेंट कराने के लिए हम पेशेंट को दे रहे हैं तो पेशेंट को हमें इसके बारे में बताना है। पेशेंट को बोलना है कि आप अल्कोहल अवॉइड करो, स्मोकिंग अवॉइड करो और इमोशनल स्ट्रेस अगर हो रहा है तो उसको भी पेशेंट को बोलना है कि इसको भी आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता देना या कुछ ऐसी चीज़ें बता देना उनको, ताकि जो पेशेंट है वो स्ट्रेस ना ले। राइज स्लोली फ्रॉम सीटिंग और लाइंग पोजिशन, ऑर्थोस्टेटिक और हाइपोटेंशन, इस कंडीशन में आपको स्लोली और सीटिंग लाइंग पोजिशन प्रोवाइड करना है। रिपोर्ट सीवियर हेडेक, अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक, डिजीनेस और परसिस्टेंट चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करना है, डॉक्टर्स को बताना है। तो यही था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक और यही था सारा कुछ जो हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।